सोचो एक बैटलफील्ड, एक तरफ है रशिया, दूसरी तरफ है यूक्रेन। बॉम्ब, मिसाइल, डिप्लोमेसी सब कुछ चल रहा है और इंडिया इस युद्ध में ना रशिया के साथ है और ना ही यूक्रेन के। ना रशिया के अगेंस्ट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वोट किया और ना ही यूक्रेन को आर्म सप्लाई किए, बस शांति की बात की हर फोरम पे। क्या ये स्ट्रैटेजी है या फिर अंतरराष्ट्रीय विधि, इंटरनेशनल लॉ के किसी भी प्रिंसिपल का अनुपालन है? क्या किसी भी देश को लीगली न्यूट्रल रहने की आजादी है अंडर द इंटरनेशनल लॉ? आज के इस बहुत ही एजुकेशनल वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि न्यूट्रलिटी का सिद्धांत क्या है अंडर द इंटरनेशनल लॉ, तटस्थता का सिद्धांत क्या है अंतरराष्ट्रीय विधि के अंदर। यह टॉपिक आपके आने वाले उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो कॉपी पेन लेके बैठिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। और आज के इस सेशन के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो ये है, न्यूट्रल रहने का मतलब क्या होता है, दूसरा हेग कन्वेंशन और यूएन चार्टर क्या कहते हैं, और क्या इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ भी अप्लाई होता है या कस्टमरी लॉ भी अप्लाई होता है, और इंडिया का क्या स्टांस है रशिया यूक्रेन वॉर पर, इसको भी डिस्कस करेंगे। और लीगल पर्सपेक्टिव से जो स्टांस लिया गया है क्या वो सही है या गलत है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक ग्लोबल लीगल डीप डाइव को। अगेन आई एम सेइंग दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो बात करते हैं सबसे पहले न्यूट्रलिटी का प्रिंसिपल क्या है, न्यूट्रलिटी का सिद्धांत क्या है। व्हाट इज द लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी? एज फार एज न्यूट्रलिटी, इसका मतलब है कि एक ऐसा लीगल स्टेटस जिसमें कोई कंट्री एक्टिव वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करता, नॉट टेकिंग पार्ट इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। ऐसा सिद्धांत और ऐसा तरीका जिसमें एक ऐसा लीगल स्टेटस जिसमें कोई देश कोई युद्ध चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, ना किसी एक साइड को सपोर्ट करता है, ना आर्म सप्लाई करता है और ना ही मिलिट्री अलायंस करता है, इसे ही कहते हैं न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल, तटस्थता का सिद्धांत। यह कंसेप्ट आया है हेग कन्वेंशन 5 और 13 से 1907 वाली, और यूएन चार्टर से, और उसके साथ साथ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ से। एज फार एज आप ध्यान रखिएगा, ये एक बाइंडिंग लीगल प्रिंसिपल है अगर कोई कंट्री सेल्फ डिक्लेयर्ड न्यूट्रल है, कि अगर कोई देश फॉर्मली अपने आप को किसी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जो दूसरे देशों के बीच में चल रहा है उसके अंदर अगर आपको अपने आप को न्यूट्रल डिक्लेयर कर दे, एक बार फॉर्मल डिक्लेरेशन कर दे, तो वो अपने आप में एक लीगल बाइंडिंग प्रिंसिपल बन जाता है। अब इसके जो कोर प्रिंसिपल हैं न्यूट्रलिटी के वो ये हैं कि कोई भी मिलिट्री हेल्प नहीं दी जाएगी जो देश युद्धरत हैं, जो देश युद्ध में शामिल हैं, और दोनों देशों को या जितने भी देश युद्ध में शामिल हैं सबको बराबर ट्रीटमेंट दी जाएगी और पीस प्रिजर्वेशन की तरफ ध्यान दिया जाएगा। ये और कोर प्रिंसिपल है एज फार एज न्यूट्रलिटी का प्रिंसिपल इज कंसर्न्ड अंडर द इंटरनेशनल लॉ। अब बात करते हैं कि जो न्यूट्रल स्टेट्स हैं उनके क्या क्या राइट्स होते हैं अंडर द इंटरनेशनल लॉ। एक न्यूट्रल कंट्री के कुछ स्पेशल राइट्स होते हैं, उसकी टेरिटरी को कोई बेलिजरेंट स्टेट क्रॉस नहीं कर सकता। टेरिटोरियल इनवॉयलेबिलिटी का ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। बेलिजरेंट कांट एंटर विदाउट कंसेंट। इसका मतलब क्या है? बेलिजरेंट स्टेट का मतलब बेसिकली क्या होता है? बेलिजरेंट का मतलब होता है द कंट्रीज हु आर पार्टिसिपेटिंग इन वॉर, कंट्रीज एट वॉर, जैसे इस समय रशिया और यूक्रेन, ठीक है। तो जो न्यूट्रल स्टेट है उसके अंदर, उसकी टेरिटरी के अंदर कोई भी युद्धरत देशों का जो सैन्य सामान है या फौजी हैं या कुछ भी है, नेवल शिप्स वगैरह हैं, वो न्यूट्रल स्टेट की टेरिटरी के अंदर नहीं आ सकते। और ये एयर स्पेस, लैंड और इवन नेवल वाटर्स पर भी अप्लाई होता है। एक न्यूट्रल कंट्री की टेरिटरी इनवॉयलेबल होती है। और दूसरा राइट टू ट्रेड, जो न्यूट्रल स्टेट है वो नॉन मिलिट्री गुड्स के अंदर इवन द कंट्रीज एट वॉर के साथ ट्रेड कर सकता है। जैसे हम रशिया से क्या ले रहे हैं? तेल ले रहे हैं,
ठीक है, तेल ले रहे हैं, फर्टिलाइजर्स ले रहे हैं। अब एक चीज आप बोलोगे कि सर हम तो डिफेंस इक्विपमेंट ले रहे हैं रशिया से, हम ले रहे हैं रशिया से और हम वॉर की सिचुएशन में नहीं हैं, ठीक है, हम रशिया से ले सकते हैं डिफेंस इक्विपमेंट, आर्मी, मिलिट्री गुड्स, मगर रशिया को या यूक्रेन को सप्लाई नहीं कर सकते। यह न्यूट्रलिटी का प्रिंसिपल है। ट्रेड कर सकती है सिर्फ नॉन मिलिट्री गुड्स के अंदर, ठीक है। अगर अच्छा, एक चीज मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि यहां पर वैसे अगर टेक्निकली देखा जाए तो नॉन मिलिट्री गुड्स की ही बात की गई है। इस पे थोड़ा सा और आपको डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत है। अगर कोई वॉर वाले देश का सोल्जर उनकी बाउंड्री क्रॉस करके न्यूट्रल स्टेट के अंदर एंटर कर जाता है तो न्यूट्रल स्टेट के पास यह भी राइट है कि वो उन सोल्जर्स को इंटर्न कर दे। अब इंटर्न का मतलब वो इंटर्नशिप वाला नहीं है, इंटर्न का मतलब होता है राइट टू डिटेन। जब तक युद्ध चलेगा वो जो फौजी आए हैं, जो युद्धरत देश के आए हैं, नेवल शिप्स वगैरह या एयरक्राफ्ट वगैरह या कुछ भी आया है, उन सब ऑफिसर्स को जो न्यूट्रल कंट्री है वो डिटेन कर सकता है और युद्ध के बाद फिर छोड़ देता है। ये राइट टू इंटर्न है अंडर द इंटरनेशनल लॉ, किसका? न्यूट्रल स्टेट्स का। और चौथा जो राइट है वो ये है, दोनों पार्टीज से डिप्लोमेटिक टाइज मेंटेन रह सकते हैं। जैसे अभी हाल ही के अंदर जैसे आप देखेंगे इंडिया के स्टांस के अंदर, तो हमारी जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो रशिया के साथ भी है और यूक्रेन के साथ भी है। दोनों देशों के अंदर या भारत के अंदर उनकी एम्बेसी चल रही है और ऐसे ही हमारे ही हाई कमीशन वहां पर भी है। और आपने देखा होगा 2023-24 के दौरान भारत के प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जाते हैं, रशिया में जाते हैं तो वो पुतिन से मिलते हैं जुलाई के अंदर, और फिर अगस्त के अंदर वो किससे मिलते हैं? वो जेलेंस्की से भी मिलते हैं। तो मतलब डिप्लोमेटिक टाइज हैं वो मेंटेन रह सकती हैं एज फार एज न्यूट्रल स्टेट्स आर कंसर्न, इनके ये राइट्स हैं। तो ये आपने क्या समझे? न्यूट्रल स्टेट्स के राइट समझे। आप बताइए कि आपको ये सेशन अभी तक कैसा लग रहा है? कोई डाउट है तो वो भी पूछिएगा। अब आपने राइट तो समझ लिए, तो अब एक बार ड्यूटीज को भी समझ लेते हैं कि ड्यूटीज क्या है न्यूट्रल स्टेट की। मगर उसको समझने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं कि जरूरी नहीं है कि कोई देश स्टार्टिंग में न्यूट्रल है तो वो बाद तक पूरे युद्ध में न्यूट्रल ही रहेगा। देखिए, जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था तो स्टार्टिंग में यूएसए न्यूट्रल था, वेपन्स नहीं दिए मगर ट्रेड जरूर किया था उसने स्टार्टिंग के अंदर। स्टार्टिंग में यूएसए न्यूट्रल था मगर जैसे ही पर्ल हार्बर अटैक हुआ वो भी वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल हो गया, ठीक है। तो मतलब ये नहीं है कि कोई देश स्टार्टिंग में न्यूट्रल है तो वो हमेशा ही न्यूट्रल रहेगा। ये पॉसिबिलिटी है कि उसको जबरदस्ती धकेला जाए या वो अपनी मंशा से इंक्लूड हो जाए। यहां पर जो मैं आपको वर्ल्ड वॉर 2 का बता रहा हूं कि पर्ल हार्बर अटैक के बाद, इंसिडेंट के बाद यूएसए भी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर ऑफिशियली शामिल हो गया था। बात कर रहे हैं हम न्यूट्रल स्टेट्स के ड्यूटीज की। न्यूट्रल स्टेट के ड्यूटीज की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि वो अपनी टेरिटरी में कोई भी मिलिट्री बेस नहीं बनने देंगे। जो भी देश युद्धरत हैं उनके किसी भी मिलिट्री बेस को अपने देश में, अपनी टेरिटरी में नहीं बनने देंगे। मिलिट्री बेस प्रोवाइड नहीं कर सकते न्यूट्रल स्टेट किसी भी बेलिजरेंट देश को, इंक्लूडिंग अपने साइबर सर्वर्स को भी यूज नहीं कर सकते फॉर द एड ऑफ एनी बेलिजरेंट स्टेट। इसका मतलब क्या है कि कोई बेलिजरेंट स्टेट न्यूट्रल स्टेट के कंप्यूटर सर्वर्स तक को यूज करके अपने साथ जो युद्धरत देश है उसके खिलाफ साइबर अटैक नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरी ड्यूटी क्या है? वो आर्म्स सप्लाई नहीं कर सकते। नो आर्म सेल, कैन नॉट प्रोवाइड मिलिट्री एड टू आइदर साइड। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि भारत ने यूक्रेन को कोई मिलिट्री की हेल्प नहीं दी और ना ही उन्हें कोई आर्म्स एंड एम्यूनिशन बेचे ड्यूरिंग दिस डिफेंस पीरियड। इज दैट क्लियर? दोनों तरफ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। जो न्यूट्रल स्टेट है वो दोनों देशों को, जो युद्धरत देश हैं, जो बेलिजरेंट स्टेट हैं, उनको इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि अगर
मोदी साहब जाते हैं तो हमारे हेड ऑफ द स्टेट जाते हैं तो वो रशिया के प्रेसिडेंट से भी मिलते हैं और उधर वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट से भी मिलते हैं। हम रशिया से ट्रेड करते हैं ऑयल में, फर्टिलाइजर में, और एट द सेम टाइम हम यूक्रेन से भी जितना उससे हम ले सकते हैं वो ट्रेड भी करते हैं और उसको ह्यूमैनिटेरियन एड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आपको याद होगा कि मेडिसिन वगैरह भेजी गई थी यूक्रेन में एट द स्टार्ट ऑफ 2022 जब ये सारा मामला स्टार्ट हुआ था। तो वो ह्यूमैनिटेरियन एड है, मिलिट्री एड नहीं दी जा रही है, ह्यूमैनिटेरियन एड, दवाइयाँ वगैरह, खाने वगैरह प्रोवाइड किया जा सकता है। और चौथी ड्यूटी है कि अपनी टेरिटरी वॉर के लिए यूज नहीं होना देना चाहिए। सबसे बड़ी ड्यूटी है कि प्रिवेंट टेरिटोरियल यूज, कि टेरिटरी यूज, कि जो न्यूट्रल देश है वो युद्धरत देशों को, बेलिजरेंट देशों को अपनी टेरिटरी को यूज नहीं करने देगा। अगर इनमें से किसी भी ड्यूटी का वायलेशन होता है तो इसका मतलब क्या होता है, न्यूट्रलिटी खत्म हो जाती है और वॉर में खींचे जाने का रिस्क बढ़ जाता है। जैसे यूएसए को खींच लिया गया था आफ्टर दी पर्ल हार्बर इंसिडेंट। मगर आपको एक चीज मैं आपको बहुत ध्यान देना चाहूंगा, पुर्तगाल याद करिएगा, वर्ल्ड वॉर 2 में स्ट्रिक्टली न्यूट्रलिटी को उसने फॉलो किया था, किसी को बेस नहीं दिया था। पुर्तगाल का ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है। अब आगे बात करते हैं न्यूट्रलिटी का लीगल सोर्सेज क्या है। न्यूट्रलिटी के लीगल सोर्सेज क्या है? न्यूट्रलिटी के लीगल सोर्सेज क्या है? न्यूट्रलिटी के लीगल सोर्सेज क्या है? आपके सामने है। इसमें हेग कन्वेंशन 5, हेग कन्वेंशन 13, दोनों 907 के हैं, ठीक है। जो हेग कन्वेंशन 5 है वो बात करता है राइट एंड ड्यूटीज इन लैंड वॉरफेयर के रिगार्डिंग, और जो आपका हेग कन्वेंशन 13 है वो नेवल न्यूट्रलिटी की बात करता है और पोर्ट यूसेज की बात करता है। जो न्यूट्रल स्टेट है, आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा यहां पर हेग कन्वेंशन 13 से, कि जो न्यूट्रल स्टेट है उसके टेरिटोरियल वाटर के अंदर कोई भी युद्धरत देश का शिप 24 घंटे से ज्यादा नहीं रह सकता। ये लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी है। जनरल रूल क्या है कि 24 घंटे से ज्यादा कोई नेवल शिप युद्धरत देश का न्यूट्रल स्टेट के टेरिटोरियल वाटर में नहीं रह सकता। आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर ये बताइएगा कि किसी देश के टेरिटोरियल वाटर की लिमिट कितने होती है, कितने नॉटिकल माइल्स की होती है, वो मुझे बताइएगा, ठीक है। आप ये ध्यान रखिएगा। मगर इसमें एक एक्सेप्शन है, 24 घंटे से ज्यादा हो सकता है। यस, 24 घंटे से ज्यादा हो सकता है, रोका जा सकता है, मगर वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर, जैसे अगर इंजर्ड सोल्जर्स वगैरह हैं या शिप को ठीक किया जाना है, मरम्मत वगैरह किया जाना है, तो उसके लिए 24 घंटे से ज्यादा भी न्यूट्रल स्टेट की टेरिटरी के अंदर रोका जा सकता है। मगर ये रूल नहीं है, ये अपवाद है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। रूल्स एंड रेगुलेशन की बात कर रहे हैं। अब बात कर रहे हैं यूएन चार्टर की। यूएन चार्टर का आर्टिकल 2 क्लॉज 4 क्या कहता है कि कोई देश दूसरे देश पर फोर्स यूज नहीं करेगा। मगर आर्टिकल 51 ऑफ यूएन चार्टर यह भी कहता है कि अगर एक देश पर किसी दूसरे देश ने अटैक कर दिया तो वो अपने सेल्फ डिफेंस में फोर्स यूज कर सकता है, मतलब रिटेलिएट कर सकता है। तो कहीं ना कहीं वो प्रिंसिपल भी यहां पर अप्लाई होता है कि मतलब अगर कोई युद्धरत देश न्यूट्रल देश की टेरिटरी के अंदर एंटर कर जाए या उसके ऊपर अटैक कर दे तो न्यूट्रल देश अपने सेल्फ डिफेंस के अंदर एक्ट कर सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ के प्रिंसिपल भी अप्लाई होते हैं, चाहे वो स्टेट प्रैक्टिस से रिलेटेड हो, चाहे वो ओपिनियो जूरिस, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करता हो। ये जो पूरा सिस्टम है लीगल फ्रेमवर्क, ये सब मिलके इसको डिफाइन करता है, लीगल फ्रेमवर्क को एक्सप्लेन करता है। आपको मैं इंटरेस्टिंग एक फैक्ट बता रहा हूं अभी। तो ये जो सेशन है आपका न्यूट्रलिटी का, मेरे हिसाब से 20-25 मिनट का चलेगा। मगर आज मैं अपने जो हमारे साथ जो उत्तराखंड जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट का 3 घंटे का सेशन ले चुका हूं सिर्फ न्यूट्रलिटी के कॉन्सेप्ट पे। बहुत डिटेल में पढ़ा है उनको, कोई भी सवाल, कैसा भी सवाल आए, उनका छूट नहीं सकता। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से हम इन डेप्थ पढ़ाते हैं। आई होप आपको जो अभी तक पढ़ाया गया है वो यहां पर समझ आ रहा होगा। अब बात करते हैं
इंडिया का क्या स्टैंड है रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर? देखिए, आपको पता है कि जब से यह मामला हुआ है तब से कम यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रशिया के खिलाफ सैंक्शन लेने की कई बार बात हुई, लगभग 10 बार वोटिंग हुई है, मगर उसमें हर बार वोटिंग में इंडिया ने उस वोटिंग से एब्सटेन किया है, एब्सटेन मल्टीपल टाइम्स। हालांकि जो सैंक्शन लाने वाली जो प्रक्रिया है वो पास नहीं हो पाई, क्योंकि रशिया ने वीटो यूज कर दिया अपने खिलाफ सैंक्शन थोड़ी ना लाने देगा, और वैसे भी पावर है उसके पास तो वीटो यूज कर दे ताकि फिर वो सैंक्शन ना ही आ पाए, मगर उसकी वोटिंग में भी हिस्सा नहीं लिया भारत ने। ये चीज है, ये एक न्यूट्रल स्टांस है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और रशिया यूक्रेन को हमने ह्यूमैनिटेरियन एड दी थी, आप ध्यान दीजिएगा न्यूट्रलिटी हमारी कैसी है कि हमने रशिया के खिलाफ जो वोटिंग हो रही थी उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, समझ रहे हैं। दूसरा, ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड की यूक्रेन को, इससे क्या मतलब, बैलेंसिंग है, दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट है, ना हम किसी के खिलाफ, मगर ह्यूमैनिटी के बेस पर जो इंटरनेशनल लॉ चीजें अलाउ करता है, दवाइयां वगैरह प्रोवाइड करना, वो हमने उस लेवल पर जाकर मदद करी यूक्रेन की। और हर फोरम पे शांति और डिप्लोमेसी की बात की, और ट्रेड को बरकरार रखा दोनों देशों के साथ जो चल सकता है। रशिया से हालांकि हमारा जो मेजॉरिटी ट्रेड है वो ऑयल पे चलता है, क्योंकि हमें डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलता है, इसीलिए ट्रम्प चाचा नाराज भी हैं, पता है आपको ये बात, ठीक है। और आर्म्स की बात करें तो हमने किसी भी देश को मिलिट्री हेल्प नहीं दी इस पूरे के पूरे प्रकरण के अंदर, युद्ध के दौरान। अब मुझे आप ये बताइए कि आपको ये पॉलिटिकल लगता है या लीगल लगता है? देखते हैं इस सारे सिनेरियो को, हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम इसको डिस्कस करते हैं। लीगल एनालिसिस की बात करते हैं। चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग न्यूट्रल देश वो होता है जो आर्म सप्लाई ना करे किसी देश को, हमने किसी को नहीं करे तो वी आर न्यूट्रल। दूसरा, ट्रूप्स नहीं भेजे, सेना नहीं भेजे दोनों में से किसी देश के अंदर, हमने नहीं भेजे तो इंडिया न्यूट्रल है। तीसरा, इक्वल डिप्लोमेसी, हमने दोनों के साथ डिप्लोमेटिक लेवल पर इक्वल ट्रीटमेंट दी, ठीक है, तो इसका मतलब भारत न्यूट्रल है। चौथा, ट्रेड जारी रखा, इसका मतलब भारत न्यूट्रल है। आईसीजे का कहना है सिविलियन ट्रेड न्यूट्रलिटी को ब्रेक नहीं करती है। जैसे हम तेल वगैरह ले रहे हैं, फर्टिलाइजर वगैरह ले रहे हैं, और गेहूं वगैरह यूक्रेन से या और चीजें ले रहे हैं, उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये भी आईसीजे के रूल्स के अकॉर्डिंग ही है कि सिविलियन ट्रेड न्यूट्रलिटी के स्टेटस को लूज नहीं करती, उसको अफेक्ट नहीं करती, तो लीगली भारत न्यूट्रल है। मगर आप एक चीज ध्यान में देखिएगा कि हमने इस पर कोई भी फॉर्मल डिक्लेरेशन दिया है या नहीं दिया है, बताइएगा। क्या भारत ने, हमने कोई फॉर्मल डिक्लेरेशन इशू किया है या नहीं किया ऑफिशियल रिकॉर्ड में या मीडिया में? आपको पता है कुछ किया है तो बताइए कमेंट सेक्शन में, नहीं किया है तो भी बताइएगा। पॉलिटिकली साइलेंट होने का मतलब ये नहीं है कि लॉ ब्रेक हो रहा है, हम लॉ का पूरा अनुपालन कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इंडिया इज लीगली न्यूट्रल इन दिस होल रशिया यूक्रेन मैटर। अब बात करते हैं कि अगर न्यूट्रलिटी ब्रेक हो जाए तो क्या कंसीक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। कंसीक्वेंसेस क्या होते हैं एज फार एज दी लॉस ऑफ न्यूट्रलिटी, कि अगर कोई देश न्यूट्रल ना रहे तब क्या होगा, लीगल प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगा, जो न्यूट्रलिटी का प्रोटेक्शन है वो खत्म हो जाएगा, नो लॉन्गर लीगली प्रोटेक्टेड एज न्यूट्रल। और जो दूसरा सबसे बड़ा खतरा है वो है एनिमी अटैक का रिस्क, रिटेलिएशन, पॉसिबल एक्शन फ्रॉम दी बेलिजरेंट। तो युद्धरत देश हैं उनमें से जिसके खिलाफ आप बोलोगे वो आप पर अटैक भी कर सकता है, मतलब आपको युद्ध में जबरदस्ती खींचा जा सकता है। तीसरा, इंटरनेशनल प्रेशर, डिप्लोमेटिक फॉलआउट एंड क्रिटिसिज्म भी हो सकता है इंटरनेशनल लेवल पे, वॉर में ऑफिशियली इंक्लूड किया जा सकता है। आपको मैं एक केस का नाम बता रहा हूं, निकारागुआ वर्सेस यूएसए 1986, केस का नाम नोट कर लीजिएगा, निकारागुआ वर्सेस यूएसए
1986। इस केस में आईसीजे का कहना था युद्धरत देशों को आर्म्स देना, एम्युनिशन देना और उसके साथ साथ न्यूट्रलिटी को क्लेम करना क्लियर कट वायलेशन है न्यूट्रलिटी का। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आपने युद्धरत देशों को, बेलिजरेंट स्टेट्स को आर्म सप्लाई किए, आपका न्यूट्रल स्टेटस खत्म हो जाता है, आपका न्यूट्रल स्टेटस खत्म हो जाता है। बताइए आपको ये सेशन अभी तक कैसा लग रहा है। अब बात करते हैं ग्लोबल डिप्लोमेसी में न्यूट्रलिटी का क्या इंपैक्ट है एज फार एज इंडिया के स्टांस पर। रशिया से हम ऑयल ले रहे हैं, फर्टिलाइजर ले रहे हैं। स्ट्रैटेजिक बेनिफिट्स की बात करें तो मेंटेन्स टाइज विद रशिया, हम उनसे डिफेंस इक्विपमेंट ले रहे हैं और एज फार एज नॉर्मल ट्रेड ऑयल वगैरह ले रहे हैं। ठीक है, हमारी जो रिलेशन है वो यूएसए के साथ भी मेंटेन्ड है, ट्रेड डील हो रही है, और ईयू यूरोपियन यूनियन के साथ भी अच्छी है। अभी आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के हमारे सांसदों के दल गए थे पूरे वर्ल्ड के अंदर, सब जगह गए हैं, पूरा सारा सिनेरियो बताया है भारत का स्टांस एज फार एज दिस ऑपरेशन सिंदूर और जो ये पहलगाम अटैक हुआ, जो कावर्डली एक्ट किया पाकिस्तान ने, उसको बारे में सब कुछ बताने के लिए हम सभी देशों के अंदर गए और सबको पता है कि कैसा ट्रीटमेंट मिला। तो हमारे रिलेशन उस लेवल पे हम सभी को साथ लेके चल रहे हैं। एंड एज फार एज यूक्रेन इज कंसर्न्ड, यूक्रेन को हम ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करते हैं, दवाइयां वगैरह प्रोवाइड करते हैं। इंडिया यूज करता है पॉलिसी ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। मैं आपको एक यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताना चाहूंगा। 1961 के अंदर आपने बहुत सुना होगा कि एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट आया था, कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का अगर आप थोड़ा सा इतिहास देखेंगे तो और उसका मतलब भी देखेंगे तो इसका मतलब है कि हम किसी भी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की, मतलब जो विकसित देश हैं या जो युद्धरत देश हैं उनके साथ नहीं है। मगर आज की डेट में हम कौन सा रुख अपना रहे हैं? हम स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मना रहे हैं, मतलब सबका साथ सबका विकास, सबके साथ चल रहे हैं, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। क्योंकि ये भारत के, हमारे आज के इंटरेस्ट के हिसाब से बेटर फिलॉसफी लगती है, क्योंकि सबके साथ चलेंगे उसमें क्या है, हमारा अल्टीमेट इंटरेस्ट, इंडिया का अल्टीमेट इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो रहा है। सो दैट इज पार्ट ऑफ द 21st सेंचुरी डिप्लोमेसी ऑफ द इंडिया। गॉट माय पॉइंट? और बहुत बेहतरीन चीज है ये, हम सभी को साथ लेके चलते हैं। ठीक है, यानी किसी कैंप में ऑफिशियली नहीं जाना। जो ये स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, इसका मतलब क्या है? किसी भी कैंप में, किसी भी पार्टी में ऑफिशियली शामिल नहीं होना। हालांकि इंडिया के इस रुख से क्रिटिक्स कहते हैं कि ये डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट है। ट्रंप चाचा नाराज भी रहते हैं। वेस्टर्न अलाइज वांट कंडेमनेशन ऑफ रशिया। हम अपना न्यूट्रल स्टेटस थोड़ी ना खत्म करेंगे, और वैसे भी रशिया के साथ अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में हमारे बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं। पाकिस्तान के मुद्दे पर हमेशा से साथ दिया है रशिया ने, तो उस लेवल पर हम अपने अलाई को कैसे छोड़ सकते हैं, जो इंटरनेशनल फोरम पे हमेशा हमारा मदद करता है। ठीक है, मगर यहां पर बात सिर्फ एक पार्टी को फॉलो करने की या उसको सपोर्ट करने की नहीं है। एज फार एज स्पेसिफिक इंसिडेंट ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर इज कंसर्न, हम सबको साथ में लेके चले हुए हैं, सबके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए हुए हैं। यही है रियल न्यूट्रलिटी, और ये लीगल है और ये कंप्लीटली वैलिड है। गॉट माय पॉइंट? अब विद दिस जो हमारा मेन डिस्कशन पार्ट था आज के सेशन का, वो कंप्लीट होता है। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं कि कैसे ये जो टॉपिक है न्यूट्रलिटी का आपके एग्जामिनेशंस के अंदर इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्पेसिफिकली उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज के मेंस क्वेश्चंस के अंदर आपको प्री में तो यहां से कोई ना कोई पक्का सवाल मिलेगा ही मिलेगा। डैम श्योर हूं, अगर न्यूट्रलिटी या जो डिफरेंट कन्वेंशन हमने यूज की हैं या डिस्कस की है वहां से मिलेगा, और आपका वो क्वेश्चन ठीक हो जाना चाहिए। हाँ, मेंस की मैं आपको बता रहा हूं कि क्या क्वेश्चन मिल सकता है, कि राइट एंड ड्यूटीज ऑफ न्यूट्रल स्टेट्स क्या है विद रेफरेंस टू इंडियाज स्टांस ऑन द रशिया यूक्रेन वॉर।
या फिर और क्या सवाल मिल सकता है कि आप क्रिटिकली एग्जामिन करिए भारत की न्यूट्रलिटी इन द करंट ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो लास्ट में कंक्लूड करते हैं, और आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं कि न्यूट्रल रहना अपने आप में एक लीगल स्टेटस है। ट्रीटीज जो इसको सपोर्ट करती है, हेग है, यूएन चार्टर है। भारत लीगली न्यूट्रल है, पॉलिटिकली स्ट्रेटेजिकली ऑटोनोमी अपनाता है पूरे इस मुद्दे पर। लॉ के अकॉर्डिंग अब तक कोई वॉयलेशन नहीं की है हमने न्यूट्रलिटी की, लेकिन यह बात भी है कि अगर वॉर इंटेंसिफाई होता है ग्लोबल लेवल पर तो प्रेशर बढ़ेगा, और जब ऐसी सिचुएशन होती है तो न्यूट्रलिटी मेंटेन करना काफी मुश्किल होता है। खैर वो चीज फ्यूचर में देखेंगे, अभी के लिए जो आपका न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट है वो पूरा होता है। अगर आप जुडिशरी या एपीओ एस्पिरेंट हो तो ये समझना जरूरी है कि कैसे लॉ ग्राउंड लेवल पर काम करता है। दून लॉ मेंटर आपको देता है डीप इंसाइट भारत की थ्योरी के साथ साथ, लॉ की थ्योरी के साथ साथ आपको इंटरनेशनल लॉ भी बहुत आसानी से समझाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा और बताइएगा क्या इंडिया की न्यूट्रलिटी सही है। जो मैंने आपको बताया कि हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बजाय अब आ गए हैं मल्टी अलाइनमेंट की तरफ, हम सबको साथ में लेके चलते हैं। क्या यह तरीका बिल्कुल सही है भारत के इंटरेस्ट के लिए? मुझे पर्सनली तो बहुत अच्छा लगता है। सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए। फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेशन के अंदर, आपकी फीडबैक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती है। चलिए मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, और अगर हमारे साथ जुडिशरी और एपीओ एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप दून लॉ मेंटर ऐप या फिर वेबसाइट से हमारे कोर्सेज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। सभी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, फीडबैक जरूर देना।